हेलो साथियों, जय हिंद आप सभी को। आज एसएससी जीडी परीक्षा 2024 का 26 फरवरी का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग दोनों शिफ्टों के सभी क्वेश्चन को करेंगे। अगर आप लोग का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो एग्जाम देने से पहले एक बार इस सभी क्वेश्चन को फ्रेंड्स जरूर पढ़िएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हर एक शिफ्ट में आपका 4 से 5 क्वेश्चन आपका पिछले शिफ्ट का रिपीट हो रहा है। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करके जाइएगा, आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन रिपीट जरूर होगा। क्योंकि फ्रेंड्स आपका जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है उससे रिलेटेड हम आपके 4 से 5 क्वेश्चन बताने का प्रयास करते हैं, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथ ही अगर आप लोग इसी तरह से एसएससी जीडी के डेली चारों शिफ्टों का एनालिसिस करना चाहते हैं तो चैनल को फिर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे हमारा आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो दोस्तों आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फर्स्ट शिफ्ट के, यानी फर्स्ट शिफ्ट में आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी हम आपको दिखाएंगे कि आज कितने क्वेश्चन फ्रेंड्स इसमें रिपीट हुए हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से हैं। तो यह भी क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हो चुका है, जिसका आंसर संतूर बिल्कुल सही था, यानी पंडित शिव कुमार शर्मा जो है वो संतूर वादक हैं। आगे क्वेश्चन साथ ही इसमें पूछेगा कि पंडित शिव कुमार शर्मा जो है वो किस घराने से संबंधित है। तो याद रखिएगा बनारस घराने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछेगा कि पंडित शिव कुमार शर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला है, या फिर ईयर पूछेगा यह पुरस्कार किस ईयर में मिला था। तो ध्यान दीजिएगा 1986 में उन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। उसके बाद 1991 में जो है पद्मश्री मिला था। उसके बाद 2001 में जो है पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो इन्हें जो है 3 पुरस्कार मिले थे, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार। तो इनका ईयर भी याद रखिएगा साथ ही, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, इससे रिलेटेड हम आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए साथी मोहिनी अट्टम की बात करें तो केरल का है। यह कई बार क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, किसी में आपका मोहिनी अट्टम पूछता है तो किसी में आपका कथकली पूछता है। बस आपके यही दोनों क्वेश्चन ही रिपीट हो रहे हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा केरल के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं, आपका मोहिनी अट्टम है और आपका कथकली है। तो इन दोनों को याद रखिएगा साथी। बस आपका यही क्वेश्चन आएगा कथकली किस राज्य का नृत्य है, तो केरल का। मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल का है। तो केरल के प्रमुख नृत्य कौन से हैं, मोहिनी अट्टम, कथकली। आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था साथी कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। यह भी आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया। आपके जितने भी क्वेश्चन हम बताएंगे सब क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो गया। डूरंड कप किस खेल से है, तो आपका फुटबॉल इसका आंसर था। आगे क्वेश्चन पूछेगा कि डूरंड कप में यानी इसमें आपका फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। इसको भी याद रखिएगा 11 खिलाड़ी होते हैं। तो इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। अगर इसमें पूछा जाएगा कि डूरंड कप 2023 का विजेता टीम कौन सी है, यानी जो डूरंड कप 2023 हुआ है फुटबॉल में, इसकी विजेता टीम क्या थी, तो याद रखिएगा मोहन बगान सुपर जायंट्स इसकी जो है विजेता टीम थी। इसको याद रखिएगा साथ ही, किसी भी शिफ्ट में आगे यह पूछा जा सकता है। अगला इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कि डूरंड कप 2023 जो हुआ था वो फाइनल मैच जो हुआ था, मैच नहीं फुटबॉल का जो हुआ था, खेल एक किस स्टेडियम में हुआ था। तो स्टेडियम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में फाइनल खेला गया था। तो इसमें आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डूरंड कप 2023 की विजेता टीम याद रखिएगा, डूरंड कप 2023 का फाइनल जो है किस स्टेडियम में खेला गया था, आगे जो है इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, डूरंड कप किससे संबंधित है। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगे रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साथी पूछा गया था कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है। हर एक कैंडिडेट बता सकते हैं, 11 कर्तव्य इसमें दिए गए हैं। यह भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आगे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य जो है वो किस अनुच्छेद में या फिर किस भाग में है, तो इसको याद रखिएगा अनुच्छेद 51A भाग 4। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आगे बनेगा। अगला क्वेश्चन इससे बनेगा कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य था उसे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो साथ ही याद रखिएगा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। तो यह क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए, इसको साथ ही याद रखिएगा, आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था साथ ही एक उत्सव से, यानी यात्रा उत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए अगर हम अब बात करते हैं यात्रा में दोल यात्रा की, तो साथ ही इसमें अगर दोल यात्रा पूछा गया होगा तो यह जो है आपका बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का है। तो पश्चिम बंगाल इसका आंसर होगा। अगर इसमें पूछा गया होगा उरूस यात्रा, तो उरूस यात्रा जो फ्रेंड्स है यह आपका महाराष्ट्र का है। लेकिन इसमें अगर दोल यात्रा की बात करें तो इसका आंसर जो था वो पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन एक योजना से रिलेटेड पूछा गया था साथी कि गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य ने शुरू किया है।
तो देखिए गृह लक्ष्मी योजना की अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटक राज्य सरकार ने हाल ही में जरूरतमंद परिवार को आर्थिक रूप से समर्थन देने के लिए गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। तो किसने किया था? तो कर्नाटक राज्य की सरकार ने शुरू किया था। तो कर्नाटक इसका आंसर था। आपको बता दें हर एक शिफ्ट में आपका फ्रेंड्स एक योजना से रिलेटेड क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में बन रहा है। आप लोग सभी योजनाओं को पढ़ लेना, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साथी कि महान्यायवादी किसके प्रति पद धारण करते हैं? तो देखिए महान्यायवादी से रिलेटेड क्वेश्चन जो बनेगा पूछेगा किसके प्रति पद धारण करते हैं, तो इसका आंसर राष्ट्रपति होगा, जो कि इसका आंसर था। तो राष्ट्रपति इसका होगा। अगर पूछा जाए महान्यायवादी जो है जो पद जो धारण करते हैं ये किस अनुच्छेद के तहत, यानी महान्यायवादी का पद धारण किस अनुच्छेद में है, इसको भी याद रखिएगा साथी, अनुच्छेद 76 है। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो भारत के महान्यायवादी कौन है, इसको भी याद रखिएगा, जो है वो आर वेंकटरमणी है। तो आर वेंकटरमणी इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से फ्रेंड्स बन सकता है। अगला क्वेश्चन साथ ही पूछा गया था कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो देखिए अगर हम बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान कौन सा है, तो साथ ही इसका राइट आंसर जो था आपका 7वां स्थान बिल्कुल सही था, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है वो रूस पहले है, कनाडा है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है भारत का स्थान जो है वो 7वां स्थान है। तो इसका राइट आंसर 7वां बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था भगत सिंह और बटुकेश्वर ने बम कब फेंका था? यानी भगत सिंह व बटुकेश्वर ने जो है असेंबली में बम कब फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। कहाँ फेंका था? दिल्ली सेंट्रल असेंबली में फेंका था। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अगर पूछा जाए कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब हुई थी, तो इसको याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को हुई थी। किसकी किसकी फांसी हुई थी? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी हुई थी। यह क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है साथी, आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका केमिस्ट्री से कि मेंडलीफ आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो देखिए साथी इसका राइट आंसर जो था परमाणु द्रव्यमान बिल्कुल सही था। मेंडलीफ आवर्त सारणी जो है वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछेगा कि आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो ध्यान दीजिएगा दिमित्री मेंडलीव जो है आवर्त सारणी के जनक है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछेगा कि आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है, या फिर इसमें कितने वर्ग हैं, कितने आवर्त हैं? तो इसमें याद रखिएगा साथी, इसमें जो कुल तत्व हैं वो 118 तत्व हैं, 18 वर्ग हैं, 7 आवर्त हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था अभी, कितने तत्व हैं? 118 तत्व। आवर्त भी पूछा गया था, कुल जो है आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या कितनी है? तो 7 आवर्त हैं। वर्ग पूछा जाए तो 18 वर्ग हैं। साथ ही इन सब क्वेश्चन को आप लोग तैयार करना, इस तरीके से अगर आप पढ़ के जाएंगे तो हर हाल में आपके क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में अंतिम तत्व कौन सा है? तो याद रखिएगा यूरेनियम है। यह भी क्वेश्चन आपका कई बार इसमें पूछा गया है, कौन सा तत्व अंतिम है? तो यूरेनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था साथी कि बेरोजगारी दर कैसे मापते हैं? तो देखिए बेरोजगारी दर की गणना बेरोजगारों और श्रम शक्ति के अनुपात के रूप में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक कब जीता था? तो देखिए अभिनव बिंद्रा ने 2008 में हुए बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल कर इतिहास रचा था। तो कब उन्होंने जीता था? 2008 में। कहाँ हुआ था? बीजिंग में हुआ था, यानी चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन साथ ही पूछा गया था कि बराह मिहिर की पुस्तक यानी पंच सिद्धांतिका में कितने भाग हैं? तो आप सबको पता होगा पंच सिद्धांतिका पुस्तक किसकी है? तो बराह मिहिर की है। तो बराह मिहिर जो है कितने पुस्तकों का विमोचन किया था? तो 3 पुस्तक इन्होंने किया था। तो 3 पुस्तकें इनकी जो है महत्वपूर्ण थी। कौन कौन सी थी? तो याद रखिएगा, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर था बृहद जातक, बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका। तो इसी में पूछा था आपका कि पंच सिद्धांतिकाओं में कितने भाग हैं? तो ध्यान देना साथी, 5 भागों में है। तो कौन कौन से हैं? पौली सिद्धांतन, रोम के सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत तथा पैतामह सिद्धांत हैं। तो बराह मिहिर की पुस्तक पंच सिद्धांतिका में कितने भाग था? तो 5 भाग इसका राइट आंसर होगा। अगर पूछा जाए बराह मिहिर की कितनी पुस्तकें थी? तो 3 पुस्तकें थी। इसको याद रखना, 3 पुस्तकें कौन कौन सी थी हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। आगे देखते हैं साथी, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि अक्टूबर 2023 में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक कौन है?
तो देखिए 2023 के आरबीआई के कार्यकारी निदेशक की बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका मुनीश कपूर बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन बनेगा कि वर्तमान में जो है आरबीआई के गवर्नर कौन से हैं, तो शक्तिकांत दास हैं। इसको याद रखिएगा। उन्होंने पद ग्रहण कब किया था, यह क्वेश्चन आएगा तो 12 दिसंबर 2018 को उन्होंने पद ग्रहण किया था। उसके बाद क्वेश्चन यह भी आएगा कि जो है आरबीआई के गवर्नर जो शक्तिकांत दास हैं कौन से नंबर के गवर्नर हैं, तो यह क्वेश्चन हम आपके लिए देते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अगर आपको पता है तो बताइएगा जरूर। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो है आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। अब आइए हम बात करते हैं सेकंड शिफ्ट की। सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, कौन कौन से क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं, सभी क्वेश्चन को बताते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भरतनाट्यम एवं ओडिसी नृत्य से संबंधित कौन है, यानी इसमें नृत्यांगना का नाम दिया गया था। कौन सी नृत्यांगना भरतनाट्यम एवं ओडिसी दोनों से संबंधित है, तो वो है सोनल मानसिंह। तो सोनल मानसिंह इसका बिल्कुल सही आंसर था। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछेगा कि जो है सोनल मानसिंह को कौन सा पुरस्कार मिला है, कब मिला है, तो ध्यान दीजिएगा 1987 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1992 में पद्म भूषण पुरस्कार, 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, साथ ही आगे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पूछा गया था साथ ही कि सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है, तो आप सबको पता होगा सानिया मिर्जा का संबंध जो है वो टेनिस से है। तो टेनिस इसका बिल्कुल सही आंसर था। अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आएगा कि टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान दीजिएगा 2 खिलाड़ी होते हैं। अगर युगल जो तो जैसे कि उसमें डबल होते हैं तो उसमें 4 खिलाड़ी हो जाते हैं, लेकिन जो इसका मुख्य रूप होता है वो 2 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है टेनिस कोर्ट की लंबाई क्या होती है या फिर चौड़ाई क्या होती है। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, ज़्यादातर लंबाई पूछी जाती है क्योंकि चौड़ाइयों की संख्या अनिश्चित होती है, किसी में ज़्यादा किसी में कम होती है, लेकिन जो लंबाई होती है वो आपकी फिक्स होती है। टेनिस कोर्ट की लंबाई जो पूछी जाए तो याद रखना 78 फीट, अगर मीटर में पूछी जाए तो 23.77 मीटर की होती है। अगर चौड़ाई की बात करें तो 27 फीट चौड़ाई और 8.23 मीटर इसकी जो है मीटर में चौड़ाई होती है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साथी कि ब्रह्मोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, यानी ब्रह्मोत्सव उत्सव जो है ये किस राज्य का है, किस राज्य में मनाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर था। आंध्र प्रदेश का प्रमुख त्यौहार जो तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में मनाया जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछेगा कि आंध्र प्रदेश के ब्रह्मोत्सव उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साथी कि कव्वाला उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो कव्वाला जो है फ्रेंड्स ये कर्नाटक में मनाया जाता है। कव्वाला त्यौहार दक्षिण पश्चिमी भारतीय राज्य कर्नाटक के तटीय इलाकों में आयोजित किया जाने वाला जो है उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था देवदासी नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है, तो देखिए साथी देवदासी की अगर हम बात करते हैं, देवदासी जो है ये देवदासी समुदाय भरतनाट्यम नामक लोकप्रिय नृत्य शैली का प्रवर्तक है। तो भरतनाट्यम इसका आंसर होगा। अब आप सबको पता होगा कि भरतनाट्यम कहाँ का प्रमुख त्यौहार नृत्य है, हमने आपको बताया अभी भरतनाट्यम जो है वो आपका कहाँ का है, केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका करंट अफेयर से कि 2024 चुनाव आयोग के ब्रांड आइकन कौन बने हैं, तो आप सबको पता होगा भारतीय चुनाव आयोग ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपना नेशनल आइकन बनाने का फैसला किया है, यानी इसका जो राइट आंसर था सचिन तेंदुलकर बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन आएगा पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है, तो यह क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिलता है किसकी साक्षरता सबसे ज़्यादा है या फिर किस राज्य के लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है, बस यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो आप सबको पता होगा केरल इसका बिल्कुल सही आंसर था। केरल में भारतीय राज्यों में साक्षरता दर सबसे अधिक है, कितनी है, 96.2%। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पुरुषों एवं महिलाओं का साक्षरता में अनुपात क्या है, तो इसको भी याद रखिएगा। पुरुषों का जो साक्षरता है वो 82.14% और 65.46% महिलाओं की है, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन यह भी आपका पूछा जाएगा। अगर इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बनता है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता किस केंद्र शासित प्रदेश की है, अगर केंद्र शासित प्रदेश आपका पूछा जा रहा है तो ध्यान दीजिएगा लक्षद्वीप की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो इसका राइट आंसर जो था अनुच्छेद 32 फ्रेंड्स बिल्कुल सही था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब से शुरू हुआ था। तो देखिए प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। तो 1857 बिल्कुल सही था। 1857 की क्रांति कहाँ हुई? मेरठ में आपका हुआ था। अगला एक क्वेश्चन आपका देखिए योजना से इसमें भी आ गया कि रोजगार गारंटी योजना कितने दिनों का होता है, इसमें कितने दिनों का जो है रोजगार मिलता था। तो आप सबको पता होगा एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की रोजगार प्रदान करने के लिए हर साल जो है रोजगार गारंटी योजना को चालू किया जाता था। तो 100 दिन इसका बिल्कुल सही आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका आया था पंचवर्षीय योजना से कि पहली पंचवर्षीय योजना के बाद 2 पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल क्या था। इस टाइप का एक क्वेश्चन था। तो साथ ही अगर आपको बताएं पहली योजना का कार्यकाल क्या था, 1951 से 1956 तक था। दूसरी योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 तक था। तीसरी योजना का कार्यकाल 1961 से 1966 तक था। अगर पूछा गया होगा पहली पंचवर्षीय योजना के बाद 2 पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल, तो इसमें 5 + 5 10 वर्ष जुड़ जाएगा पहली में। तो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन था योजना का कार्यकाल से। तो तीनों योजनाओं को आप लोग ध्यान दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था साथ ही कि प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया, तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका 3 बिल्कुल सही था। क्योंकि आपको बताते हैं प्रागैतिहासिक काल को मुख्य रूप से पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें पाषाण काल का नाम नहीं दिया गया बल्कि प्रागैतिहासिक काल पूछ लिया गया था कि इसके कितने भाग हैं। तो आपको पता होगा प्रागैतिहासिक काल को जो है पाषाण काल कहते हैं। अब पाषाण काल कितने भागों में है, बस आपका यही आंसर था। इसके 3 चरण माने जाते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल। तो ये आपके 3 काल थे जिसका आंसर जो था आपका 3 बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन साथ ही पूछा गया था मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन किस अनुच्छेद में है। तो देखिए भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के मामले में कुछ अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया था मौलिक कर्तव्य से। तो इसका आंसर अनुच्छेद 20 बिल्कुल सही होगा। तो साथ ही ये सभी क्वेश्चन जो है आज फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। जो जो क्वेश्चन हमें प्राप्त थे हमने आपको सभी क्वेश्चन बताने का प्रयास किया। उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताया जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन आपका यहाँ से देखने को मिलेगा। और साथ ही अगर आप लोग इसी तरह से एसएससी जीडी के डेली 4 शिफ्टों का एनालिसिस करना चाहते हैं, आप उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट के क्वेश्चन को भी पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को फ्रेंड सब्सक्राइब कर लो, जहां आपको डेली इसी तरह से हर एक शिफ्ट का एनालिसिस कराया जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।